समरी का टाइटल द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर हमने देखा है पैसे को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब बिहेवियर के कारण वह उसे गंवा देते हैं। जैसे कि अमीर होने का दिखावा करना, फालतू में गैर जिम्मेदार तरीके से पैसे खर्च करना, और इसके बाद नतीजा यह निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। इसका मुख्य रीज़न यह है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते और वह अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि अपने पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी को समझते हैं, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। मॉर्गन हाउसल एक बेहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हैं। यह बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी को नहीं बताती, बल्कि हमें और भी कई साइकोलॉजी लेसन सिखाती है। अगर आपको इसमें चॉइस दी जाए, इसमें से आप क्या चूज़ करेंगे? एक खूबसूरत बंगला, या $3 मिलियन, या फिर फ्रीडम, या फिर अच्छी रेपुटेशन? क्या आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी पैसा कमा लिया? क्या आप जानना चाहते हैं कि $85 मिलियन कैसे कमाया जाए? तो आप इस बुक समरी को ज़रूर सुनिए। इसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक में लिखते हैं, जब वे एक होटल में जॉब किया करते थे, एक बार एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वह लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफ़ी दिमाग वाला था। उसने अपनी यंग एज में बहुत सी कंपनियां स्टार्ट करके बेच दिया था। वह काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन वह पैसे की कदर नहीं करता था। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों की गड्डी लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया कि जिसके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। एक दिन उसने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाकर नोट की गड्डी देकर सोने के सिक्के लाने को कहा। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकते हैं। उन सोने के सिक्के को ऐसे फेंकते हैं जैसे तालाब में कोई पत्थर फेंक रहे हैं। उसके कुछ दिन बाद वह यंग मिलीनियर होटल के लैंप से टकरा गया और वह टूट गया। तो होटल के मैनेजर ने कहा कि उस लैंप की कीमत $500 है। तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर उस मैनेजर के मुंह पर दे मारे और बोला, ये रहे $5000 और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। पैसों के साथ उसका व्यवहार उसे जल्द ही बैंकक्रप्ट बना देता है और उसका दिवाला निकलने के बाद उसके दोस्त भी उसे छोड़ देते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, पर एक अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। तो चलिए दोस्तों, एक दूसरी कहानी और सुनते हैं। रोनाल्ड जेम्स रीड अमेरिका के वर्मोंट गांव का एक साधारण व्यक्ति था। वे अपने परिवार में हाई स्कूल पास करने वाले पहले व्यक्ति थे। रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम किया और 17 वर्षों तक जैसी पेने में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 वर्ष की एज में उन्होंने $12,000 में एक बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। 50 वर्ष की एज में उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। उनका खास शौक ईंधन की लकड़ी काटना था। वर्ष 2014 में 92 वर्ष की एज में उनका निधन हो गया, तो उनके चर्चे देश विदेश, न्यूज़ चैनल और अखबारों में होने लगे। उनकी मृत्यु के समय उनकी संपत्ति $8 मिलियन थी, जिसमें से $6 मिलियन उन्होंने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। जो रीड को जानते थे वे चकराए हुए थे। उनके पास इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आया? बाद में पता चला कि रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वह पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और फिर दशकों तक प्रतीक्षा की, जब तक वह छोटी सी निवेश राशि बढ़कर $8 मिलियन में नहीं बदल गई। कंपाउंडिंग के पावर से उनका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया।
अब ऑथर मॉर्गन हाउसल उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी रीड के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसे को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं। पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो गया, वही एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चीफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। तो चलिए एक कहानी और सुनते हैं। रोनाल्ड रीड की मृत्यु के कुछ महीने पहले रिचर्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में आया था। रिचर्ड फुस्कोन वह सब कुछ था जो रोनाल्ड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस मैरिल लिंच कार्यकारी के पास एमबीए की डिग्री थी और फाइनेंस में इतनी सफलता प्राप्त की कि लगभग 40 की एज में ही जनहितैषी हो गया। पैसा हर जगह है, यह हम सबको प्रभावित करता है और हम में से अधिकांश को भ्रमित भी। हर कोई पैसे के बारे में कुछ अलग ही ढंग से सोचता है। यह हमें ऐसे सबक सिखाता है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं में लागू होते हैं, जैसे जोखिम उठाना, आत्मविश्वास और सुख। कुछ विषय ऐसे हैं जो यह जानने और समझने के लिए अधिक शक्तिशाली कि लोग जिस प्रकार पैसे के प्रति आचरण करते हैं वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं। धन दौलत के मनोविज्ञान के प्रति मेरा इंटरेस्ट इस विषय पर एक दशक से भी अधिक लेखन के द्वारा विकसित हुआ। मैंने फाइनेंशियल संबंधी लेखन 2008 के शुरुआती दिनों में आरंभ किया। यह एक फाइनेंशियल संकट का घोर काल था और 80 वर्षों की सबसे बुरी मंदी। यह लिखने के लिए कि क्या हो रहा है, मेरे लिए यह समझना आवश्यक था कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन इस फाइनेंशियल संकट के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वह यह थी कि कोई भी यथार्थ रूप से नहीं बता सकता था कि क्या हुआ और क्यों, और इसे लेकर क्या कह सकते हैं। वह तो दूर की बात थी, हर अच्छे स्पष्टीकरण के लिए उतना ही विश्वसनीय खंडन भी था। इंजीनियर किसी पुल को ढहने का कारण बता सकते हैं क्योंकि इस बात पर सहमति है कि अगर किसी हिस्से में एक निश्चित मात्रा में बल डाला जाए तो वह हिस्सा टूट जाएगा। फाइनेंस अलग है, यह लोग के आचरण से चलता है और मैं कैसा व्यवहार करता हूँ यह मेरे लिए सही हो सकता है पर फिर भी आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है। फाइनेंशियल संकट के बारे में जितना मैंने पढ़ा और लिखा उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे फाइनेंस के बजाय मनोवैज्ञानिक और इतिहास के लेंस के द्वारा बेहतर समझ सकते हैं। यह समझने के लिए कि लोग लोन में क्यों डूब जाते हैं, आपको ब्याज दर का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता यह है कि आप लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास का अध्ययन करें, यह जानने के लिए कि निवेशक बियर मार्केट के तल पर क्यों बेच देते हैं। आपको भविष्य के अपेक्षित रिटर्न का गणित समझने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वोल्टेयर का यह अवलोकन बहुत पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, मनुष्य हमेशा दोहराता है। पैसे को लेकर हमारा आचरण कैसा है, इस बात पर यह बहुत अच्छे से लागू होता है। कोई भी मूर्ख नहीं। ऑथर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में लोग फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसे का ज़्यादा हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसे को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कई ज़्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारे पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लगेगी,
क्योंकि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वही चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कद्र नहीं करते, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सपना है। ऑथर मॉर्गन हाउसल इस कहानी के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत ही अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझकर नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूँ वह आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है कि जो फैसले आप लें वह मुझे मूर्खतापूर्ण लगे। लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसे को किस तरह से मैनेज या सदुपयोग करते हैं। भाग्य और जोखिम। भाग्य और जोखिम के बारे में ऑथर मॉर्गन हाउसल का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों वास्तविकता के प्रमाण हैं। जीवन में नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। तो चलिए हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसका वर्णन हाउसल ने अपनी बुक में किया है। वह लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, बिल गेट्स उन दौर के लक्की स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने एक इवेंट में यह बात कही थी, अगर लेक्साइड स्कूल में नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से एक लग था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त कैंट इवेंट्स के बारे में कहते हैं, अगर कैंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के एक फाउंडर होते। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंट क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं, लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से लेखक मॉर्गन हाउसल भाग्य और जोखिम को समझाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट्स के सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन पर काम करना इत्यादि। ऑथर इस लेसन को समझाने के लिए कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और बचपन में ही वे अनाथ हो गए। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वे अद्भुत हैं। लगभग 45 की उम्र में गुप्ता मैकनिशे के सीईओ बन गए, जो विश्व की सबसे फेमस कंसल्टिंग फर्म है। वे 2007 में रिटायर्ड हुए, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोक हितैषी कार्यों में बिल गेट्स के साथ पार्टनरशिप की। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ी से निकल गुप्ता अभी तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन चुके हैं। सफलता के साथ साथ उन्हें काफ़ी संपत्ति भी मिली। 2008 में खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति $100 मिलियन थी। इतनी राशि अधिकांश लोगों के लिए अपरिमेय है। उस राशि का 5% वार्षिक अमाउंट प्रतिदिन लगभग $600 प्रति घंटा प्रोड्यूस करता था। वे जीवन में जो चाहते थे वह कर सकते थे, और जो वे चाहते थे वह एकमात्र एक सेंटा मिलीनियर बनना नहीं था, वे एक बिलियनियर बनना चाहते थे, और वे हर हाल में यह पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सॉक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे। 2008 में जब गोल्डमैन सॉक्स को फाइनेंशियल संकट की भार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 मिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण गुप्ता को सामान्य जनता से पहले ही इस सौदे की जानकारी मिल गई। इस सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता, जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग की फ़ोन कॉल पर थे, उन्होंने फ़ोन रखकर एक हेड फंड मैनेजर को फ़ोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजारत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सॉक्स के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए। कुछ घंटों बाद जनता के सामने बफेट गोल्डमैन सौदे की घोषणा की गई। गोल्डमैन के स्टॉक्स में उछाल आ गया।
राजा रत्नम ने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। SEC का दावा है कि गुप्ता की भीतरी कमाई से उन्हें $17 मिलियन का लाभ हुआ। यह पैसा कमाने का आसान तरीका था। गुप्ता और राजा रत्नम दोनों इनसाइडिंग ट्रेडिंग के जुर्म में जेल गए और उनके कैरियर और फेम दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। हम में से शायद ही किसी के पास $100 मिलियन हो जैसे गुप्ता और मैडॉफ के पास थे, लेकिन यह किताब पढ़ रहे लोगों में से कुछ प्रतिशत अपने जीवन के एक पड़ाव पर इतना वेतन अवश्य कमा सकेंगे जिससे वे अपनी हर जायज़ ज़रूरत पूरी कर सके और साथ ही उसमें से काफ़ी कुछ पा सके जो वे चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, ये कुछ बातें याद रखें। नंबर 1, सबसे कठिन फाइनेंशियल कौशल गोल पोस्ट को चलाने से रोकना है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर नतीजों के साथ उम्मीदें बढ़ती रहें तो अधिक पाने की चेष्टा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि और अधिक प्रयास के बाद आप फिर वैसा ही महसूस करेंगे और यह खतरनाक होता जाता है। जब ज़्यादा का स्वाद ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा प्रतिष्ठा संतुष्टि से ज़्यादा एम्बिशंस को बढ़ाता है। नंबर 2, यहाँ असल समस्या सामाजिक तुलना है। एक नए बेसबॉल खिलाड़ी के पास सोचिए जो प्रति वर्ष $5 लाख कमाता है। वह हर परिभाषा से अमीर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वह उसी टीम के लिए खेलता है जिसके लिए माइक ट्राउट, जिसके पास 12 वर्षीय $430 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, अब तुलना करें तो वह नया खिलाड़ी दिवालिया प्रतीत होगा। लेकिन अब माइक ट्राउट की तरह सोचिए, लेकिन 2018 में उच्चतम आय वाले हेज फंड मैनेजर को शीर्ष 10 की सूची में आने के लिए 340 मिलियन प्रतिवर्ष कमाना आवश्यक था। ट्राउट जैसे लोग संभवतः अपनी आय की तुलना ऐसे लोगों से करते होंगे और जो हेज फंड मैनेजर $340 मिलियन प्रति वर्ष कमाता है, वह शायद खुद की तुलना शीर्ष 5 हेज फंड मैनेजर से करता होगा जिन्होंने 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वे शीर्ष मैनेजर वॉरेन बफेट के जैसे किसी से प्रेरित हो सकते हैं जिसकी निजी संपत्ति 2018 में 3.5 मिलियन बढ़ गई। बफेट के जैसा कोई शायद जेफ बेजोस से प्रेरित हो सकता है जिसकी शुद्ध संपत्ति 2018 में $24 मिलियन बढ़ गई, एक ऐसी राशि जिसका प्रति मिनट भाग अमीर बेसबॉल खिलाड़ी की पूरी साल की कमाई से अधिक है। मुद्दा यह है कि सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है कि कोई इसे नहीं छू पाएगा, जिसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, या फिर जीतने का एकमात्र यह तरीका है कि कभी इसे लड़ा ही न जाए। यह मान लेना कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है कि फिर चाहे वह दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों न हो। पर्याप्त होने का विचार रूढ़िवाद के जैसा लग सकता है जिसमें अवसरों और क्षमता को छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं लगता यह ठीक है। पर्याप्त का मतलब यह समझना है कि इसका विपरीत और अधिक की भूख आपको पछतावे के छोर पर लाकर खड़ा कर देगी। यह जानने का एकमात्र तरीका कि आप कितना खाना खा सकते हैं यही है कि आप जब तक खाना खाएं जब तक बीमार न पड़ जाएं। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उल्टी करने की तकलीफ खाने के स्वाद से ज़्यादा होती है, लेकिन किसी कारण यह लॉजिक बिजनेस और इन्वेस्ट में नहीं चलता और अधिकतर लोग तब जाकर रुकते हैं जब वे टूट जाएं या रुकने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 4, बहुत सी चीज़ें जोखिम में डालने लायक नहीं होती, चाहे लाभ कितना ही अधिक हो। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख पाई, शायद उनके अनुभव के लिए जाने वाला सबसे खराब सबक मालूम पड़ता है। और मुझे लगता है कि यह एक ऐसा आदमी का खुद को तसल्ली देने के लिए बहाना है जो बुरी तरह से अपनी रेपुटेशन वापस चाहता है, लेकिन अब वह जा चुकी है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, आज़ादी अमूल्य है, परिवार और दोस्त अमूल्य है, जिसे आप प्यार करते हैं उनसे प्यार पाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है, और इन सब को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि कब आपको वे जोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं,
यह जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझाना चाहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। एक फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज़्यादा अपने परिवार एवं सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज़्यादा पैसे का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, जब आज के समय में उनकी नेटवर्थ 86.5 मिलियन डॉलर है, जिसमें से उन्होंने 81.5 मिलियन डॉलर रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंसी इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में भी पढ़ाई करता है, वहीं वॉरेन बफेट उस समय 9 मिलियन डॉलर के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट के कामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करना है, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा। ऑथर मॉर्गन हाउसल अमीर बनना या अमीर बने रहने के विषय में उनका कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के बाद ही ब्रोक हो गए। वह अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके, इसलिए अपने कैरियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लंबे समय तक सरवाइव कर सकें। इसे समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण यह रहा कि वह लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वह फेल हो गए। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन कंटिन्यू अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, पैसे की इज्जत करना, उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना। आपके पास जो भी है उसी में खुश रहना सीखें और हम्बल बने रहना। ऑथर मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई बुक धन संपत्ति का मनोविज्ञान की बुक समरी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।